नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको बताएंगे कुछ घंटों के सीज फायर के बाद नेतन्याहू ने कैसे गाजा में फायर ही फायर का इंतजाम कर लिया है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों की संख्या पहले से ज्यादा हो गई है। गाजा में आईडीएफ के जवानों ने हथियार तैयार कर लिए हैं। इसमें इस्माइल हानिया किस तरह डरा हुआ है, ये आज आपको दिखाएंगे। युद्ध के अगले चरण में नेतन्याहू का अगला शिकार कौन होने वाला है, लिस्ट तैयार है। हानिया के 2 सबसे खास कमांडर दाइफ और सिनवार का नाम इसमें सबसे ऊपर है। इन्हें मिट्टी में मिलाने की क्या तैयारी है, ये भी आपको समझाएंगे। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव से पहले दिग्गजों के बीच जुबानी तीर चले। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो तो दूसरी तरफ अमित शाह और प्रियंका गांधी की चुनावी जंग। इस पर भी हमने सियासी गर्मी से भरी एक रील आपके लिए तैयार की है। आज ये भी समझेंगे कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के मन में अचानक उत्तर भारत के बड़े नेता रहे पूर्व पीएम वीपी सिंह को लेकर के प्रेम क्यों जाग गया। चेन्नई में वीपी सिंह की विशाल प्रतिमा लगाने के पीछे स्टालिन का सियासी गणित क्या है, इस पर भी सत्ता की एक कुंजी हमने तैयार की है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का रेस्क्यू और तेज हो गया है और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगभग 36 मीटर तक पहुंच गया है। हालांकि अभी मजदूरों को बाहर निकालने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आज प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भी सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की। आज भारत के लिए अमेरिका से भी अच्छी खबर आई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.4% की रफ्तार से बढ़ेगी। पहले ये 6% का अनुमान था। और आपके लिए एक जरूरी खबर, तैयारी कर लीजिए क्योंकि इसी हफ्ते बारिश के साथ ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कुछ और राज्यों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस गाजा पर एक विस्फोटक रील आपको दिखाते हैं जो कुछ घंटे बाद जहां सीज फायर खत्म हो रहा है। नेतन्याहू की नई जो चाल है वो आग को और ज्यादा भड़काने वाली है। चार दिन का युद्ध विराम, फिर असली कोहराम, हमास की बर्बादी का फेज 2.0। कतर में बैठे हानिया को सता रहा डर। हानिया सीज फायर की रट क्यों लगा रहा है? हमास के 5 कमांडर खत्म। हमास को चाहिए नए तूफानी कमांडर। मिडिल ईस्ट का बॉस बनने के लिए होड़। ईरान सऊदी के बाद अब कतर मिस्र में टक्कर। इजराइल की सेना के 4 बेजुबान सिपाही, K9 ब्रिगेड के ऑपरेशन की वीडियो कुंजी। युद्ध क्षेत्र से हर सटीक खबर, TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की, जो गाजा में बारूदी ब्रेक के बाद अब फिर से उसी अंदाज में, उसी तेवर में शुरू होने वाला है। इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। गाजा पट्टी में सत्ता की जो तेज होती लड़ाई है वो पूरी कहानी आज आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि इस वक्त वहां के हालात क्या है। इस वक्त गाजा में मौजूद लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त गाजा में मौजूद इजराइल की सेना के दिमाग में क्या है।
इस वक्त गाजा में छिपे हमास के कमांडर्स और लड़ाके क्या रणनीति बना रहे हैं। इजराइल के एंगल से अगर आप इस युद्ध को देखें तो पिछले 4 दिनों से इजराइल के मिसाइल, बम, टैंक, सारे हथियार शांत हैं। आज युद्ध विराम का चौथा दिन है। मतलब ये कि इधर युद्ध विराम खत्म हुआ और उधर गाजा में भीषण तबाही और हमास की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर एक्स्ट्रा टैंक की तैनाती कर दी है, क्योंकि इजराइल की सेना को पूरी आशंका है कि हमास ऐसे ही मानने वाला नहीं है। युद्ध विराम की आड़ में हमास कोई ना कोई प्रपंच जरूर रच रहा होगा। इसी आशंका को देखते हुए इजराइल के टैंक गोले बरसाने के लिए गाजा बॉर्डर से लेकर गाजा के अंदर कई शहरों तक मौजूद हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी तो शर्तों को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ से शांति है, लेकिन जैसा कि इजराइल के पीएम ने कहा है कि जब तक की जीत नहीं हो जाती युद्ध खत्म नहीं होगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वॉर जोन में बर्बादी अभी बाकी है। इजराइल का सबसे बड़ा मकसद है हमास का समूल सर्वनाश। इसलिए इजराइल की सेना ने हमास के टॉप कमांडर्स की लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल की सेना सबसे पहले हमास के कमांडर्स को चुन चुनकर खत्म करेगी। अब सवाल है, आखिर इजराइल का अगला प्लान क्या है? गाजा बॉर्डर पर टैंक की तैनाती क्या कहती है? कुछ पॉइंट्स में समझते हैं कि इस वक्त हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल युद्ध विराम के तुरंत बाद दक्षिण गाजा में तेज हमले शुरू कर सकता है, क्योंकि हमास के 2 कमांडर्स को हानिया के जो बेहद खास हैं, सिनवार मोहम्मद दाइफ, दोनों के दक्षिण गाजा में ही छिपे होने की आशंका है। कहा तो यह भी जा रहा है कि हमास के इन दोनों कमांडर्स के साथ कई और भी लड़ाके हैं जो दक्षिण गाजा में छिपे हुए हैं और उन्होंने कई बंधकों को ढाल के तौर पर अपने साथ रखा हुआ है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब हमास और इजराइल के युद्ध विराम की बात हो रही है, बाकी बंधकों को छोड़ने पर चर्चा हो रही है, युद्ध को रोकने को लेकर मंथन हो रहा है, तो ऐसे हालात में युद्ध की आग को भड़काने वाली साजिशें क्यों हो रही हैं? दरअसल अब तक की हरकतों को देखते हुए नेतन्याहू को हानिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसकी 4 वजह हम आपको बता देते हैं। पहली वजह यह कि सीज फायर शुरू होने के 15 मिनट बाद ही हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे थे। दूसरी वजह यह कि जब हमास को दूसरे दिन बंधकों की लिस्ट देनी थी तो वो आनाकानी कर रहा था, इस वजह से रिहाई में देरी हुई। हमास ने कई शर्तें भी रखी थी। तीसरी वजह हमास की क्रूरता और जो उसकी अमानवीयता है वो दर्शाती है कि वो हमास ने बंधकों से 13 साल की बच्ची को किस तरीके से छोड़ा, लेकिन उस बच्ची की मां को रिहा कर दिया। तो सवाल है कि क्या हमास अगली डील के लिए बाकी बंधकों को ढाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है? और हम जानते हैं किस तरीके से वो अमानवीय हो जाता है और लगातार वो बहुत ही क्रूरता की हद तक जाता है। चौथी वजह यह कि हमास ने गाजा में बाकी बंधकों को दिखाने से मना कर दिया। इससे उसकी मानसिकता और मकसद जाहिर होता है। हालांकि इजराइल का भी एजेंडा क्लियर है। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से कहा कि जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे सारे बंधकों को वापस नहीं लाएंगे और ये सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि आने वाले दिनों में गाजा से इजराइल को खतरा ना हो। तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום במדינת ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. כמו שאמרתי לביידן, אנחנו הולכים לעשות את זה, להשלים את זה. שלא יהיה לאף אחד ספק, לא מבחינת רק הכוונה, אלא גם היכולת. אני מאמין בכם, כן? جوا الأسر يعني كانت أيام صعبة، ظروف صعبة، والشباب وعمر 11 و12 سنة يعني الله بيعلم بالحيل. Continue doing that for all the rest of the hostages out there. We'll keep fighting until the last one of them is here, back with us, with his family.
my goal. That's our goal, to keep this pause going beyond tomorrow so that we can continue to see more hostages come out and surge more humanitarian relief into those in need in Gaza. On behalf of the Israel Defense Forces, it is our moral obligation to free the hostages and our sacred mission, our duty, to defeat Hamas so that you can feel safe in your homes. गाजा पट्टी की धरती पर तमाम देशों की मध्यस्थता के बाद हमास ने जो सीज फायर लिया था, आज उसका चौथा यानी आखिरी दिन है। कल सुबह 7 बजे से सीज फायर खत्म हो जाएगा और उसके बाद गाजा पट्टी की धरती पर इजरायली फोर्सेस यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास की बर्बादी का पार्ट 2 शुरू करने जा रही है। इस बात को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इजराइल और हमास के बीच जारी विध्वंसक और जुबानी युद्ध के बीच वॉर जोन से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो पूरी दुनिया को डरा रही हैं। दहशत वाली एक कहानी 900 किलो के बम वाली है। इजराइल पर आरोप है उसने 31 अक्टूबर को उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में 900 किलो का एक बम गिराया था, लेकिन यह बम फटा नहीं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको भी टीवी स्क्रीन पर हम इस विध्वंसक और विनाशक बम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोचिए अगर यह बम गाजा में फट जाता तो क्या होता। आपको बता दें जबालिया कैंप गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। हालांकि इजराइल की ओर से 900 किलो के बम प्रहार वाले आरोप पर आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया। तो युद्ध विराम के बाद विध्वंसक युद्ध के छिड़ने की आशंका के बीच चर्चा यह है कि गाजा के आम लोगों को अल मवासी भेजा जाएगा। गाजा को खंडर बनाने वाले इजराइल ने अल मवासी को सेफ जोन बताया है। यही वजह है कि पिछले कुछ घंटों से अल मवासी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको सिर्फ 25 सेकंड में अल मवासी की पूरी जानकारी दे देते हैं। ये फिलिस्तीन का एक छोटा सा इलाका है। फिलिस्तीन का अल मवासी इलाका 2.5 किलोमीटर चौड़ा और 4 किलोमीटर लंबा है। इजराइल ने अल मवासी इलाके को सुरक्षित इलाका बताया है। खान यूनिस के पास गिराई पर्चियों में पश्चिम की तरफ जाने को कहा गया है। हवाई हमलों की चेतावनी देते हुए समंदर की तरफ जाने को भी कहा गया है। भूमध्य सागर के करीब मिस्र की सीमा के पास अल मवासी है। अल मवासी की आबादी 69,000 है, जो पूरे गाजा की आबादी का 3% है। अल मवासी पहले से ही बहुत छोटा इलाका है। सवाल यह है कि जो लोग इजराइल मिसाइलों में मारे गए, हमलों के कारण बेघर है, दर बदर हैं, उनकी बड़ी संख्या है। क्या अल मवासी में वो समा पाएंगे और क्या अल मवासी वाकई आम फिलिस्तीनी लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित होगा या फिर वहां भी बमबारी होगी। इजराइल से एक और ऐसी तस्वीर आई है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एलॉन मस्क आज इजराइल में उस जगह पहुंचे जहां 7 अक्टूबर को हमास ने तबाही मचाई थी। मस्क के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी थे। मस्क ने इजराइल के किबुत्स में तबाही के निशान भी देखे। इस दौरान मस्क ने अधिकारियों से बात भी की। सत्ता में अब बात नेतन्याहू के उन सीक्रेट सोल्जर्स की जिन्होंने न सिर्फ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के कई जवानों की जान बचाई, बल्कि उन जिंदगी बचाते बचाते उनकी अपनी जान भी उन्होंने कुर्बान कर दी। ये इजराइल के वो योद्धा हैं जिनके पास ना कोई टैंक था, ना बंदूक, ना बम, ना बारूद, फिर भी इन्होंने सबसे पहले हर खतरे को महसूस किया और उसके सिग्नल आईडीएफ के जवानों तक भेजे। सत्ता में अगली खबर इजराइल के उन्हीं K9 यूनिट के डॉग्स की है जो गाजा में शहीद हो गए। इजराइल के मुताबिक गाजा में उसके 4 K9 यूनिट के डॉग मारे गए, जिन्होंने मिलकर गाजा में मौजूद हमास के कम से कम 50 विस्फोटकों और बड़ी संख्या में हथियार के अड्डों को एक्सपोज किया, बंधकों को ढूंढने में मदद की और अपने जवानों की जान बचाई। इजराइल की ओर से इन डॉग्स के वीडियो भी जारी किए गए हैं। एक वीडियो गाजा के रंतिसी हॉस्पिटल का है जहां पर K9 डॉग्स ने एक कमरे में रखे विस्फोटक को बरामद किया। इन्हीं की मदद से इजराइल के हाथ हमास के हथियारों की बड़ी खेप भी लग गई। עוד קיבלתי, אני רואה את זה. אתה רשאי לכניסה לביצוע. 2, 3, שקר. רוצים לתקוף פה רכב ממולכד. עוד קיבלתי, אני רואה את זה. אתה רשאי לכניסה לביצוע. 2, 3, שקר. तो पूरे गाजा में जगह जगह सुरंगों का जाल है, हमास के लड़ाकों के अड्डे हैं। कदम कदम पर हमास ने इजराइल के लिए मौत का सामान बिछा रखा है। इजराइल के ओकेट्स यूनिट के K9 डॉग्स उन्हीं खतरों की चेतावनी इजराइल तक पहुंचा रहे हैं और उनके लिए सुरक्षा कवच बन रहे हैं। आईडीएफ ने बनाया है कि गाजा में ऑपरेशन के दौरान जो 4 K9 डॉग शहीद हुए, उनका पूरा सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तो इसराइल के बेजुबान बहादुर अब गाजा में हमास के खिलाफ खूंखार शिकारी और आईडीएफ का सबसे कारगर हथियार बन गए हैं और उन ऑपरेशंस को भी अंजाम दे रहे हैं जिन्हें पूरा करना इसराइल की डिफेंस फोर्स के लिए मुश्किल है। इसराइल के मुताबिक K9 यूनिट्स के डॉग्स पूरे ऑपरेशन में करीब 200 आम नागरिकों को बचा चुके हैं और इसराइल के उन बंधकों का पता लगा चुके हैं जो हमास की कैद में हैं। इसके अलावा खतरे को भांपते हुए इन डॉग्स ने आईडीएफ के कई जवानों की जान भी बचाने का काम किया है और हमास के लड़ाकों के लिए भी ये डॉग्स काल बनकर गाजा पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक K9 यूनिट्स के ये योद्धा हमास के 10 से ज्यादा लड़ाकों को भी मारने में कामयाब हुए हैं। अब आपको इजराइल की K9 यूनिट के बारे में सत्ता की एक और कुंजी भी दिखा देते हैं। इजराइल की इस यूनिट को इजराइल डिफेंस फोर्सेस में शामिल तमाम यूनिट्स में बेहद घातक माना जाता है। ये यूनिट डॉग्स के सहारे स्पेशल ऑपरेशन करती है और इसमें शामिल हर डॉग को हथियार और विस्फोटकों का पता लगाने, लोगों को ढूंढने और जान बचाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ये डॉग्स आतंक विरोधी अभियान के लिए माहिर होते हैं और अहम भूमिका उसमें निभाते हैं। ये न सिर्फ हथियारों को खोज निकालते हैं बल्कि ये भी सुराग देते हैं कि आतंकी कहां छिपे हुए हैं। साथ ही साथ इन्हें बचाव अभियान के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। K9 यूनिट ओक्स इजराइल की डिफेंस टीम का एक हिस्सा है जिसकी शुरुआत सेंट्रल इजराइल के सिरकिन बेस में वर्ष 1974 में की गई थी, जब यहां आतंकी हमले हुए और इस यूनिट्स के डॉग्स ने आतंकवादियों को ढूंढ निकाला। गाजा की जंग के वर्ष के अलावा वर्ष 1970, 1980 और 1988 में चले इजराइल के ऑपरेशंस में भी ये डॉग्स इजराइल सेना की मदद कर चुके हैं और अब गाजा में भी ये आईडीएफ के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। तो आज की रात हमास के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि इजराइल अगले युद्ध विराम के लिए मानेगा या नहीं मानेगा, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। नेतन्याहू के इसी तेवर से हानिया घबराया हुआ है। वो बार बार सीज फायर बढ़ाने की मांग कर रहा है ताकि अपने कमांडर्स को, अपने बचे हुए लड़ाकों को सुरक्षित जगह भेज सके। लेकिन इजराइल की सेना है जो अब हमास के खात्मे की ओर तेजी से बढ़ रही है। सीज फायर के आखिरी दिन इजराइल टैंक तैयार गाजा बॉर्डर पर दिखाई दिए। किबुत्स बेरी के पास एक्स्ट्रा इजरायली टैंकों की तैनाती कर दी गई। बॉर्डर पर आईडीएफ के दूसरे सैन्य वाहन भी तैनात कर दिए गए। इजराइल की सरकार ने भी हमले के संकेत दिए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि तीसरे चरण में युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, मतलब और ज्यादा ताकत और हथियार के साथ अब इजराइल की सेना गाजा में विध्वंस लाएगी। हानिया के डर और घबराहट की वजह युद्ध के बाद से इजराइल का जोरदार एक्शन। इसका अंजाम यह हुआ कि हमास के बड़े बड़े कमांडर्स को हानिया के निर्देश पर तबाही लाते थे जो वो नेतन्याहू के लिए मुसीबत का सबब बने हुए थे। उन्हें इजराइल की सेना अब खत्म कर चुकी है। हानिया के ऐसे कमांडर्स के नाम है अहमद गंदाउर, जो नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड को देखता था, अब इजराइल के हमले में वो मारा जा चुका है। दूसरा नाम है आयमान सियाम, ये हमास की रॉकेट विंग का चीफ था, इसे भी इजराइल की सेना खत्म कर चुकी है। तीसरा नाम है फरसान हलीफा, ये हमास की जुदाया समारिया हेडक्वार्टर का सीनियर ऑपरेटिव था, अब इजराइल की सेना का शिकार हो चुका है। अगला नाम है राफेद सलमान, ये नॉर्दर्न गाजा पट्टी का कमांडर था, इजराइल की सेना इसे भी खत्म कर चुकी है। एक नाम है वाइल राजेब, नॉर्दर्न गाजा ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर, इजराइल की सेना के हमले में यह भी मारा जा चुका है। इन झटकों के बाद हानिया के सामने प्रश्न है कि हमास की आगे की रणनीति कैसे बनेगी। अब कैसे इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा, लड़ाकों को कौन संगठित करेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए हमास इन कमांडर्स के रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रहा है। हानिया को तलाश है ऐसे लोगों की जो हमास की अलग अलग विंग को संभालें, इजराइल को हर वॉरफ्रंट पर कड़ी चुनौती दें। इसके लिए हमास ने खुला भर्ती ऑफर भी दिया है जिसमें आत्मघाती कैंडिडेट्स को वरीयता मिलेगी। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विपिन चौबे, जो कि पेट तिकवा जो है मध्य इजराइल से ये इलाका है, वहां पर मौजूद हैं। विपिन, क्या लग रहा है, कुछ घंटे बचे हैं, स्थितियां और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा विनाशक होने वाली हैं इस युद्ध में? राहुल जी, देखिए, अगर सीज फायर एक्सटेंड नहीं करता है तो आप ये समझिए वो होगा इजराइल और गाजा पट्टी के इतिहास में जो शायद हमास के लड़ाके और गाजा के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन चाहे कतर हो, चाहे मिस्र हो, चाहे अमेरिका हो, ये तमाम लोग मिलकर जो मध्यस्थ थे जिनके जरिए इस सीज फायर को अंजाम दिया गया था, ये चाह रहे हैं कि सीज फायर एक्सटेंड करे और कुछ और बंधकों को छुड़ाया जाए। लेकिन इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि हम मैक्सिमम जो है वो सीज फायर 4 दिन हो चुका है, हम 10 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 6 दिन और, उसके बाद हम कोई रिबेट नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कल सीज फायर टूट जाता है या खत्म हो जाती है उसकी मियाद, तो साउथ गाजा पर बड़ा विध्वंसक प्रहार होगा और वो ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। निश्चित तौर पर जो अभी तक संकेत लग रहे हैं, मिल रहे हैं, वो तो यही बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। ये
और सत्ता में अब बात विधानसभा चुनाव की, जिसमें 4 राज्यों में मतदान हो चुका है, लेकिन तेलंगाना में आखिरी दौर का चुनाव प्रचार जारी है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तक सब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आज सभी नेताओं ने जमकर प्रचार किया। कई जगहों पर नेताओं की रैलियां और रोड शो भी हुए। पीएम मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद की चुनावी रैली में केसीआर पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से केसीआर बीजेपी से दोस्ती करने की कोशिश में थे, लेकिन तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर वो ऐसा काम नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने केसीआर पर अंधविश्वास के गुलाम होने का आरोप भी लगाया। वहीं प्रियंका गांधी ने अलग अलग रैलियों में बीजेपी और बीआरएस पर सत्ता के जरिए धन बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस सत्ता में आई तो फार्म हाउस से सरकार चलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मंचेरियल में रोड शो किया और कांग्रेस और केसीआर के बीच में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। पीएम मोदी आज हैदराबाद में रोड शो भी कर रहे हैं। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को काफी बड़ी सफलता मिली थी। विधानसभा चुनाव में भी वही कामयाबी दोहराने की कोशिश हो रही है। अभी हम आपको सियासी बयानों वाली एक छोटी सी रील दिखाते हैं। इसके बाद ग्रेटर हैदराबाद की 24 विधानसभा सीटों पर आंकड़ों वाली एक छोटी सी कुंजी दिखाएंगे। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है या तो कांग्रेस दिखती है या तो दोनों दिखते हैं। इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। इसकी जो केंद्र सरकार है वो भी सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती है। सिर्फ सत्ता में रहने का मकसद है और कोई मकसद नहीं है। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सारी संपत्ति, जो आपकी संपत्ति है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। हमने तय किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ओबीसी का बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हैदराबाद की लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल और दिलचस्प है, क्योंकि पूरे राज्य में बीआरएस और कांग्रेस मुख्य तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी और एआईएमआईएम का प्रभाव पूरे राज्य में कम है, लेकिन हैदराबाद राजधानी क्षेत्र यानी ग्रेटर हैदराबाद में ये चारों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद में विधानसभा की 24 सीट हैं। ये सीटें किसी भी पार्टी को सत्ता दिलाने या उससे दूर रखने में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। पिछली बार इनमें से अधिकतर सीटें बीआरएस के खाते में गई थी और उसने राज्य में सरकार बनाई थी। लेकिन क्या इस बार बीआरएस दोबारा अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर 2018 चुनाव के आंकड़े देखें तो ग्रेटर हैदराबाद में कुल 24 सीटों में से 15 सीट बीआरएस को, 7 सीट एआईएमआईएम को, 2 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन 2018 के मुकाबले आज के समय में राजनीति और समीकरण दोनों बदल चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रही है और 2020 में हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली थी। अगर उस आंकड़े को देखें तो नगर निगम में 56 सीटें बीआरएस को, 48 सीट बीजेपी को और 44 सीट एआईएमआईएम को मिली थी। इस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रेटर हैदराबाद, जहां पूरे राज्य के विधानसभा की 20% सीटें हैं, वहां जीतने वाली बढ़त बना सकता है। और आज इसी इलाके में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो भी चल रहा है। वैसे रोड शो और रैलियों से पहले पीएम मोदी आज सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम ने तिरुपति मंदिर में पूजा के बाद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।
और अब बात विरासत वाली राजनीति की, जिसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु में उत्तर भारत के एक नेता की विरासत को अपने साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। और ये काम कर रही है तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके। कल पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पुण्यतिथि थी और आज डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का जन्मदिन है। और इस मौके पर तमिलनाडु में वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। अनावरण कार्यक्रम में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के गृह जिले प्रयागराज के बाहर शायद देश में उनकी ये पहली आदमकद प्रतिमा लगी है, जिसका संदेश शुद्ध सियासी है। वैसे तो आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर डीएमके ने वीपी सिंह की मूर्ति लगवाई है तो इसमें बड़ी बात क्या है। आए दिन पूर्व प्रधानमंत्रियों की मूर्तियां लगती रहती हैं, ये एक सामान्य सा सरकारी कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन जितनी आसान ये खबर दिखती है उतनी आसान है नहीं। इस खबर में दो एंगल हैं। पहली बात, आप खुद सोचिए, वो डीएमके जिसका जन्म हिंदी का विरोध करते हुए हुआ, उसने उत्तर भारतीय हिंदी पट्टी के एक नेता की मूर्ति लगवाई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो समझना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि डीएमके ने वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। वीपी सिंह का तमिलनाडु से ये जो नया रिश्ता है, उसकी जड़ में क्या है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में उत्तर भारत से सिर्फ अखिलेश यादव को न्योता था, यानी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं था। और तो और ना तो तेजस्वी यादव थे और ना ही नीतीश कुमार। आखिर क्यों? लोगों के मन में यह भी सवाल है। अब पहले सवाल पर आते हैं। सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण क्यों किया? दरअसल पूर्व पीएम वीपी सिंह को भारतीय राजनीति में मंडल मसीहा के नाम से जाना जाता है। मंडल कमीशन की जिस रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने करीब 10 साल तक लागू नहीं किया, उसे वीपी सिंह सरकार बनते ही उन्होंने लागू कर दिया था। इससे सरकारी नौकरी में पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ था। तब कांग्रेस और बीजेपी ने किंतु परंतु के साथ इसका समर्थन किया था। इसीलिए बड़ी ओबीसी आबादी वीपी सिंह को पिछड़ों के मसीहा के रूप में देखती है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि स्टालिन उन्हें सामाजिक न्याय के हीरो के रूप में तमिलनाडु में सम्मान देना चाहते हैं। अब क्षेत्रीय पार्टियां जिसकी जितनी बड़ी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे लगा रही है। ऐसे में वीपी सिंह का नाम और उनके काम को चुनावी मैदान में कैश कराने की बम्पर योजना सामने आ गई है। इस पूरे कार्यक्रम के जरिए डीएमके 3 लक्ष्य साध सकती है। पहला, तमिलनाडु में ओबीसी समाज को अच्छा संदेश जाएगा। दूसरा, उत्तर भारत में डीएमके को हिंदी भाषा विरोधी जो छवि है उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। तीसरा, दक्षिण भारत की पार्टी होने के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति में दखल बढ़ेगा, जो अभी बहुत कम है। अगर डीएमके राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की कोशिश में लगी है और जाति जनगणना के रास्ते देश मंडल 2 वाले चरण में प्रवेश कर रहा है, तो डीएमके मंडल 1 के चेहरे वीपी सिंह की विरासत के साथ खड़ी हुई अपने आप को दिखाना चाहती है। 2024 में जाति जनगणना और सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ऐसे में वीपी सिंह की विरासत से डीएमके बड़े फायदे की उम्मीद कर रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन अभी से देश को राममय बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी की पूरी तैयारी इसी बहाने हिंदू वोटरों को एकजुट बनाए रखने की है। इस रणनीति को कमंडल कहा जाता है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों ने जातीय जनगणना और आरक्षण बढ़ाने को अपना मुद्दा बना रखा है। इस रणनीति में भी वीपी सिंह का नाम फिट बैठता है। विपक्ष का प्रयास बीजेपी के कमंडल को अपने मॉडल से भेदने का है। इस खबर के हर एंगल को आप समझ पाएं, इसके लिए हमने सीएसडीएस के पूर्व निदेशक संजय कुमार से बात की। एक बार सुनिए वो इस पूरी राजनीति को कैसे देख रहे हैं। जब अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कई पार्टियां इस बात का अंदाज़ लगा रही हैं कि शायद 2024 का चुनाव मंडल 2 का आगाज़ कर रहा है। मंडल 1 जब हुआ था 1990s के दशक में, उस वक्त तमाम ऐसी पार्टियां उभर के आईं जिन्हें ओबीसी कास्ट का समर्थन था। तमिलनाडु सरकार ने जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया, अखिलेश यादव को वहां बुलाया, तो मुझे लग रहा है इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जिसमें मुद्दा ये कि वीपी सिंह की मूर्ति के अनावरण के मौके पर सिर्फ अखिलेश यादव को ही क्यों बुलाया गया। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब एमके स्टालिन ने अपने पिता एम करुणानिधि की मूर्ति का अनावरण कराया था, तो उसमें देश भर के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। अब स्टालिन इंडिया गठबंधन के सक्रिय सदस्य हैं।
इसलिए ये उम्मीद थी कि जब वो वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे तो कम से कम गठबंधन के नेताओं को तो जरूर बुलाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी तो पिछड़ों की ही राजनीति कर रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी यादव ने तो देश में पहली बार जातिगत जनगणना कराई है। राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या कारण है कि अखिलेश यादव तो तमिलनाडु में आमंत्रित होते हैं, लेकिन इन नेताओं का नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं होता है? इस बारे में टीवी 9 संवाददाता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से सवाल भी किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि उन्हें कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। दरअसल कांग्रेस इस पर इसलिए भी ज्यादा नहीं बोल रही है क्योंकि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को भ्रष्ट बताने वाले वीपी सिंह ही थे। मंडल कमीशन को लागू करने वाले वीपी सिंह ही थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद वीपी सिंह ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और हाल फिलहाल की बात करें तो डीएमके नेता उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान से कांग्रेस ने दूरी बना ली थी। तो हो सकता है कि कांग्रेस नहीं चाहती हो कि वो डीएमके के साथ ज्यादा दिखे, जिससे उसकी छवि सनातन विरोधी बने। हालांकि इस सब के बीच अखिलेश यादव तमिलनाडु में इस मंच पर मौजूद थे। वैसे पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेताओं को खूब सुनाया भी है, जिससे इंडिया गठबंधन के अंदर टकराव बढ़ा है। वीपी सिंह जी की प्रतिमा लगना तमिलनाडु में, वो भी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में, ये यहां के लिए संदेश तो है ही है, लेकिन आने वाले चुनाव में जो 24 में होने जा रहा है, जो उनका फैसला था, उसके लिए बड़ा संदेश है। मैं इस संदेश के लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पहले नेता थे जो कांग्रेस से बाहर आए और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जिस समय लखनऊ के तिलक हॉल में मीटिंग हुई थी और चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनना था, मगर वीपी सिंह जी की कृपा से मुलायम सिंह जी बने, और फिर वीपी सिंह को अगर सबसे बड़ा आघात मिला तो मुलायम सिंह जी के द्वारा मिला। जब मुलायम सिंह जी उनका पाला छोड़कर चंद्रशेखर जी के साथ सपोर्ट करके कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बना ली है, इसलिए इनमें से किसी की विश्वसनीयता देश की जनता की नजर में नहीं है। तो देश में अगले वर्ष लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में जिस तरीके का राजनीतिक प्रयोग चेन्नई में हुआ है, भविष्य में ऐसे प्रयोग और देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे आपको बता दें, राजनीति में अगर मुनाफा हो रहा हो तो सियासी प्रतीक कहां का है और कितना पुराना है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। डीएमके वीपी सिंह के बहाने अपने पिछड़ों वाली राजनीति को बूस्टर देना चाहती है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यही की इच्छा है उनकी कि इस कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव की जितनी ताकत तमिलनाडु में है, उतनी ही ताकत एमके स्टालिन की उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को कितना मुनाफा दिला पाएंगे, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। तो देखिए, सबके बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।